आप सबको। स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल किताबों की महफिल में। दीवार में खिड़की रहती थी, भाग 3। चालू करते करते थक गया, चालू नहीं हुई। आगे मिस्त्री की दुकान है? हाँ है ना, आइए पहले चाय पी लीजिए। चाय नहीं, पानी पीऊंगा। अच्छा आइए। विभाग अध्यक्ष सामने बरामदे में खड़े रहे। रघुवर प्रसाद ने पत्नी को आवाज दी। पत्नी कमरे में नहीं थी। कहाँ गई? लगता है खिड़की के उस पार चली गई। आइए सर, उधर चलिए। किधर? खिड़की के उस तरफ। चप्पल उतार दीजिए। विभाग अध्यक्ष चप्पल उतारकर रघुवर प्रसाद के पीछे पीछे कमरे में आए। रघुवर प्रसाद फुर्ती से खिड़की से कूदे। विभाग अध्यक्ष ने खिड़की से आती हुई ठंडी हवा को महसूस किया। जंगली फूलों की आती गंध थी। विभाग अध्यक्ष जैसे ही नीचे उतरे, चिड़ियों ने कलरव को उन्होंने सुना। आकाश साफ था, सूर्य था, पर इतनी गर्मी नहीं थी। दोनों नंगे पैर थे। पगडंडी थी, पगडंडी को गोबर से लीप दिया गया था। आइए सर, कहते हुए वे गोबर से लीपी पगडंडी पर चलने लगे। विभाग अध्यक्ष को लगा कि उन्होंने लंबी पूंछ वाली शाह बुलबुल को देखा है। बड़ी अच्छी जगह है रघुवर प्रसाद। विभाग अध्यक्ष बहुत खुश हुए। जी सर, उस तरफ कुछ दूरी पर तहसील ऑफिस है और इस तरफ एकदम पास बस स्टैंड है। रघुवर प्रसाद ने हाथ के इशारे से उनको बताया। छोटे छोटे लड़के लड़कियां छुपा छुपाई खेल रहे थे। फटी कमीज पहने एक छोटा बच्चा जामुन के पेड़ के पीछे छुपा था। बच्चे इधर उधर दिख जाते थे। 3 पेड़ों की आड़ में छुपे 3 बच्चे थे। चलते चलते एक पतली नदी, छोटी नदी मिली। नदी का पानी एकदम छिलछिला था, पर स्वच्छ और ठंडा। छोटे से छोटा बच्चा उसमें डूब नहीं सकता था। पानी इतना साफ था कि पानी के नीचे छोटे बड़े पानी के तराशे हुए तरह तरह के गोल पत्थर दिख रहे थे। आप पानी पीना चाहें तो यहाँ से पी लें, साफ पानी है। नदी में एक बहुत छोटी बच्ची केवल चड्डी पहने खड़ी थी। उसके हाथ में एक पत्थर था। विभाग अध्यक्ष पानी पीने उतरे। तेज बहते ठंडे पानी का स्पर्श पैरों को हुआ। वे आ गए। छूकर चुल्लू से पानी लेकर उन्होंने भर पेट पानी पिया। एक आम का पेड़ जिसमें बौर पहले आ गई थी, उसकी डालों की फुनगियों में गुच्छे गुच्छे में आम लटके हुए थे। उस पेड़ के नीचे पत्नी आम बीन रही थी और आंचल में रखती जा रही थी। क्या कर रही हो? चटनी के लिए आम बीन रही थी। विभाग अध्यक्ष आए हैं। तब तक विभाग अध्यक्ष पानी पीकर उनके पास आ गए थे। आंचल में रखे आमों को कमर में खोसकर उसने विभाग अध्यक्ष को नमस्कार किया। विभाग अध्यक्ष ने मन में सोचा, रघुवर प्रसाद की पत्नी कितनी सुंदर है। तुम जाकर खाना बनाओ, हम लोग चाय यहाँ बूढ़ी अम्मा की दुकान से पी लेते हैं। आइए सर। रघुवर प्रसाद दूसरी पगडंडी की तरफ बढ़ गए। यह पगडंडी भी गोबर से लीपी थी। पगडंडी में कहीं कहीं गोबर की पपड़ी के नीचे से हरी दूब के गुच्छे निकल आए थे। ये दूब के गुच्छे पूरी पगडंडी पर पैर रखने के लिए हरे मखमल के टुकड़े की तरह लग रहे थे। इस तरफ हवा में गीलापन था। पगडंडी के बाईं तरफ पगडंडी के साथ साथ चट्टानें थी। इन्हीं चट्टानों के ऊपर से कहीं से पानी फूटकर बह रहा था। इतनी तेज हवा आ रही थी। आगे एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे 4 बल्ली गाड़कर बांस की छप्पर का बोरा डाल दिया गया था। बरगद में छोटे छोटे लाल फल लगे थे। जमीन पर फल बिखरे पड़े थे। एक बड़ा काले मुंह का बंदर पेड़ पर बैठा हुआ चुन चुन कर बरगद के फल खा रहा था। जब ये लोग चाय की दुकान पर पहुंचे तो कोने में छुपा हुआ काले मुंह का एक बड़ा बंदर विभाग अध्यक्ष के पास से अपनी लंबी पूंछ उठाए तेजी से निकला और भागता हुआ बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। छोटी सी चाय की दुकान थी। चूल्हे पर चाय बनती थी। बूढ़ी अम्मा चावल पछोर रही थी। बूढ़ी अम्मा, 2 चाय बना दो। सामने बड़े बड़े पत्थर रखे थे। उसी पत्थर पर दोनों बैठ गए। बूढ़ी अम्मा ने चूल्हे में लकड़ी छेना डालकर आग को परचाया और एक छोटी एल्युमिनियम की पतीली में चंबू से पानी डालकर चूल्हे में चढ़ाया। बूढ़ी अम्मा काले रंग की थी। पूरे सफेद बाल थे। चेहरा गेहुआ था और झुर्रियों से भरा था। झुर्रियां लकीरों जैसी थी। 2 कप बसी में अम्मा ने चाय दी। एक कप की डंडी टूटी थी। इस टूटे कप को रघुवर प्रसाद ने अपने लिए रखा। चाय में धुआं धुआं गंध थी, पर चाय अच्छी थी।
विभागाध्यक्ष को चाय बहुत अच्छी लगी। रघुवर प्रसाद की खिड़की के नीचे 3 पगडंडियां आकर मिली थी। खिड़की से कमरे के अंदर पहले रघुवर प्रसाद घुसे, इसके बाद विभागाध्यक्ष। विभागाध्यक्ष पलटकर खिड़की से सिर निकालकर गहरी सांस खींचे और कमरे के अंदर हो गए। बड़ी सुंदर जगह है रघुवर प्रसाद, यह जगह मुझे मालूम नहीं थी। जी सर, मैं भी नहीं जानता था। शादी के बाद यहाँ आया तब थोड़ा मालूम हुआ। सोमसी के आने के बाद ठीक से मालूम हुआ। सोमसी कौन? विभागाध्यक्ष ने पूछा। सुनकर पत्नी मुस्कुराई। मेरी पत्नी सर, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं जाता हूँ, स्कूटर बनवाना है। तुम तो हाथी से जाओगे। आप भी चले चलिए, 2 आदमी उस पर अच्छे से बैठ सकते हैं। मैं क्यों जाऊंगा? विभागाध्यक्ष ने जवाब दिया। सुनकर पत्नी ने सोचा कि विभागाध्यक्ष का आशय होगा, आपका हाथी है, आप जाइए, मेरा जाना उचित नहीं होगा। स्कूटर यहीं खड़े रहने दीजिए, मैं मिस्त्री को बुला लाता हूँ। नहीं, मैं बुला लाता हूँ। विभागाध्यक्ष बाहर आकर इधर उधर देखते रहे। सड़क पर आकर रघुवर प्रसाद के पीछे के अंदाजा लगाने लगे। घने पेड़ दिखाई दे रहे थे। स्कूटर उन्होंने चालू की तो चालू हो गई। मिस्त्री बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्कूटर से जाते हुए भी वे रघुवर प्रसाद के घर के पीछे की तरफ देखते रहे कि शायद उन्हें पेड़ों में बरगद पीपल दिख जाए, बरगद के नीचे की बूढ़ी अम्मा की चाय की दुकान दिख जाए, बहती हुई पतली सुंदर नदी दिख जाए। ऐसा कुछ नहीं दिखा और एक गंदा नाला उन्हें दिखाई दिया जो उन्होंने पहली बार देखा था। उन्होंने सोचा कि आज शाम पत्नी बच्चों के साथ इस तरफ आएंगे। दूसरे दिन छुट्टी थी। शाम को विभागाध्यक्ष रघुवर प्रसाद का दरवाजा खटखटाते रहे पर कोई नहीं सुन रहा था। विभागाध्यक्ष अपने बच्चों और पत्नी के साथ थे। दोनों बच्चे स्कूल में थे। लड़की 10-11 साल की थी और लड़का 8 साल का। पत्नी सिर पर पल्लू डाले विभागाध्यक्ष के साथ खड़ी थी। दरवाजे के खटखटाने से एक के बाद एक आजू बाजू के दोनों दरवाजे खुले। दाहिने हाथ की तरफ की पड़ोसन ने पूछा, नहीं सुन रहे हैं? हाँ, विभागाध्यक्ष ने कहा। वे थोड़े थके से थे, जैसे बहुत देर पैदल घूमते रहे हों। पूरा परिवार थका हुआ लग रहा था। विभागाध्यक्ष की पत्नी बहुत दुबली पतली थी, शायद ज्यादा थक गई थी। छोटी लड़की थाली पर 4 गिलास पानी लेकर आई। दूसरे बाजू की पड़ोसन स्त्री भी हाथ में 2 गिलास पानी लेकर आई थी। लड़की को पानी लाते देख हंसकर वह अपने दरवाजे के पास खड़ी हो गई। चारों ने गिलास खाली कर दिया तो बच्चों ने पूछा, और पानी पियोगे? नहीं, दोनों बच्चों ने कहा। गिलास लिए वह मुस्कुराते हुए चली गई। खाली गिलास थाली पर इकट्ठा करते हुए लड़की ने कहा, खिड़की से पीछे चले गए होंगे, इसलिए नहीं सुन रहे। विभागाध्यक्ष ने अपनी पत्नी की तरफ इस तरह देखा जैसे वे झूठ नहीं कह रहे थे। पत्नी ने विभागाध्यक्ष से लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनकी खिड़की से पीछे की तरफ जा सकते हैं क्या? जरा पूछ कर तो देखो। मैं नहीं पूछता, विभागाध्यक्ष ने कहा। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, चलो कल छुट्टी है, कल फिर आएंगे। रुको, कहकर विभागाध्यक्ष दाहिने तरफ से मकान के पीछे की ओर गए तो उन्हें एक तरफ 3 टट्टियां दिखी और फिर दूसरी तरफ गए। वहां पीछे झांका तो घूरा था। विभागाध्यक्ष जब स्कूटर पर बैठ रहे थे तो उन्होंने पत्नी से कहा, नदी का पानी मीठा और ठंडा था। गिलास का पानी भी ठंडा था, लड़की ने कहा। हाँ, नदी का पानी होगा, लड़के ने कहा। स्कूटर पर जब विभागाध्यक्ष बैठ रहे थे तो लड़की ने पिता से पूछा, काले मुंह का बंदर था या लाल मुंह का? काले मुंह का। इस तरफ लाल मुंह के बंदर नहीं होते। बंदर नाचने वाले लाल मुंह के बंदर नचाते हैं। लाल मुंह के बंदर छोटे और होशियार होते होंगे, इसलिए लाल मुंह के बंदर नचाते हैं। विभागाध्यक्ष दूसरे दिन सुबह अकेले गोबर से लिपी पगडंडी ढूंढने निकले। वह तहसील ऑफिस की तरफ गए। वहां जिधर अधिक पेड़ दिखाई दे रहे थे उधर गए। फिर बस स्टैंड गए। बस स्टैंड के आसपास इतनी गंदगी थी कि वहां उस जगह को ढूंढने का मन नहीं हुआ। लौटकर वे रघुवर प्रसाद के घर गए। दरवाजा अंदर से बंद था। वे दरवाजा खटखटाते रहे। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। छुट्टी का दिन है, हो सकता है सभी अपनी अपनी खिड़की से कूदकर पीछे छुट्टी मनाने चले गए हों। बाएं तरफ के कमरे से एक आदमी निकला। उसने विभागाध्यक्ष को परेशानी से देखा। क्या है? उसने पूछा। वह अपनी खिड़की से कूदकर पीछे जाने वाला होगा कि उसे सांकल की आवाज सुनाई दी होगी और लौटना पड़ा होगा,
इसलिए चिढ़ गया। रघुवर प्रसाद कहाँ है? मालूम नहीं। दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर होंगे। कोई जवाब नहीं देता। गहरी नींद सो रहे होंगे, उसने कहा और दरवाजा बंद कर लिया। दाहिने ओर के कमरे से भी वही छोटी लड़की आ गई जो थाली में पानी का गिलास लाई थी। विभागाध्यक्ष को देखकर लड़की अंदर जाने के लिए पलटी तो उन्होंने उसे रोका। कहाँ जा रही हो? पानी लाने। मैं पानी नहीं पीऊंगा, तुम रघुवर प्रसाद को बुला दो। विभागाध्यक्ष चाहते थे कि लड़की अपने घर की खिड़की से बाहर निकले और यदि रघुवर प्रसाद कमरे में सो रहे हो तो उनकी खिड़की से आवाज देकर उठा दे। वो तो नहीं है, लड़की ने जवाब दिया। दरवाजा तो अंदर से बंद है, कहाँ चले गए? खिड़की से पीछे चले गए। अच्छा, पीछे चले जाते हैं, विभागाध्यक्ष ने बड़बड़ाया। वे स्कूटर की तरफ बढ़े तभी उन्हें ध्यान आया कि लड़की से कहें कि उन्हें भी पीछे रघुवर प्रसाद के पास जाना है। कहने के लिए पलटे तो दरवाजा बंद था। तीनों दरवाजे बंद थे। दरवाजा खटखटाने की अब उनकी इच्छा नहीं हुई। वे बहुत निराश लौटे। पीछे के सौंदर्य को उन्होंने बच्चों पत्नी को सामने इतना नहीं बखानना था। बच्चे उनसे जाते ही पूछेंगे, बरगद का पेड़ मिला? नदी मिली? बंदर मिला? बूढ़ी अम्मा की चाय पी? पगडंडी गोबर से लीपी थी? बच्चे फुगड़ी खेल रहे थे? पत्नी पूछेगी, झरे हुए आम बीन कर ले आते तो चटनी बन जाती। तब वे कहेंगे कि बहुत ढूंढा और वह जगह नहीं मिली। तहसील ऑफिस की तरफ से, बस स्टैंड की तरफ से ढूंढा, वह जगह कहीं नहीं मिली। उधर बहुत गंदगी थी। मकान के पिछवाड़े और गंदे थे। बच्चे फिर और कुछ पूछेंगे तो वे चिड़चिड़ा जाएंगे। अच्छा, अब तुम लोग अपना काम करो। किसी के घर की खिड़की को रास्ता बनाना ठीक नहीं। रास्ता मिल जाएगा तो ले चलेंगे। ज्यादा बगीचा घूमने का मन है तो म्यूनिसिपैलिटी का बगीचा शाम को चले जाना। छुट्टी का दिन था। सवेरे से रघुवर प्रसाद और सोनसी खिड़की से कूदकर पीछे गए। रघुवर प्रसाद के हाथ में एक लोहे की बाल्टी थी जिसमें धोने के कपड़े थे। उस सबके ऊपर साबुन की एक नई बट्टी थी। दोनों नंगे पैर थे। गंगा इमली के पेड़ के थोड़ी दूर खड़ी होकर पगडंडी बनी थी। पेड़ के नीचे कांटे झरे थे, इसलिए गंगा इमली लाल पक गई थी। बहुत से तोते डालों से ऊपर नीचे लटके उसे खा रहे थे। खाते खाते चोंच से फल टपक जाता था जिसे बच्चे बीन लेते थे। पत्नी ने जमीन से उठाकर कच्चा फल खाया। एक टुकड़ा उसने रघुवर प्रसाद को दिया। इधर महुआ के पेड़ों की कतार थी। महुआ के सफेद फूल नीचे टपके पड़े थे। महुआ की कतार के साथ साथ गहरी मादक गंध की हवा भी कतार में थी। पगडंडी पर चलते हुए उसी मादक गंध की गहरी सांस लेते हुए दोनों जा रहे थे। बूढ़ी अम्मा की चाय पियोगी? कपड़े धो लूं? नदी में कपड़े धोते नहाते नहीं बनता था। कम गहरी बहते हुए तल की नदी थी। कई तलों की सतह से नदी गहरी होती थी। इस नदी का तल सबसे नीचे का तल था। केवल यही तल और ऊपर कोई और तल नहीं। यह गहराई का तल था, पर तल गहरा नहीं था। बरसात में भी इसमें बाढ़ नहीं आती थी और नदी का पानी बरसात में भी मटमैला नहीं होता था। सभी तालाबों का जल धरती के समतल था, पर तालाब गहरे थे। यह जगह रघुवर प्रसाद के मन की जगह थी। गोबर से लिपी पगडंडी मन की पगडंडी थी। साफ सुथरा आकाश उड़ने के लिए मन का आकाश था। एक तालाब के पत्थर के ऊपर बनी पत्नी जाकर खड़ी हो गई। वह तन कर इस तरह खड़ी थी कि उसे पुष्ट कूल्हे और छोटे लग रहे थे। स्थिर जल में केवल स्तनों की परछाई में कंपन था, या जल में कंपन था, यह पता नहीं चल रहा। हो सकता है कि कंपन जो है वो जल में हो। पत्थर पर खड़ी वह इतनी मांसल और ठोस थी कि लगता था एक भी कदम आगे बढ़ाएगी तो तालाब का सारा पानी एक उछाल देगा। तत्काल हृदय में हुए उल्कापात के पत्थर की गड़ी प्रतिमा का ठोसपन और दूर से गर्म लगता था। जब उसने साड़ी को जांग तक खोसा तो लगा कि पत्थर चंद्रमा का होगा या बृहस्पति का। साद बहुत जोर से चिल्लाई, सोमसी, देखो तो मेरे कंधे पर कोई चिड़िया बैठी है क्या? पत्नी ने मुड़कर देखा। एक छोटी सी गहरे नीले रंग की चमकीली फुज की चिड़िया थी। शक्करखोर। फूल चुक्की है, सोमसी ने कहा। मेरे कंधे पर क्यों बैठी है? तुम जानो।
अब यह चिड़िया तुम्हारे पास आ रही है, रघुवर प्रसाद ने कहा। अच्छा, सोनसी ने कहा और रास्ता देखने लगी। रघुवर प्रसाद ने सोचा था कि चिड़िया पत्नी के पास चली जाएगी। चिड़िया नहीं गई। क्षण भर रुक कर वे धीरे धीरे खुद पत्नी के पास जाने लगे। इस तरह उनके कंधे पर बैठी चिड़िया भी उनके साथ साथ पत्नी के पास जाने लगी। पत्नी ने चहक कर रघुवर प्रसाद से कहा, तुम्हारा रंग फुलचुक्की के समान है। रघुवर प्रसाद जैसे जैसे पत्नी के पास बढ़ते जा रहे थे, चिड़ियों का कलरव बढ़ता जा रहा था। बंदरों का कहीं दूर हुप 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 सुनाई दे रहा था, कहीं बिल्कुल पास हाथी के चिंघाड़ने की आवाज भी सुनाई दी। रघुवर प्रसाद के पैर के हल्के थक्के से कपड़े से भरी बाल्टी लुढ़क गई और साबुन की नई बट्टी रैपर से लिपटे तालाब के अंदर चली गई। रघुवर प्रसाद को लगा कि उन्होंने साबुन की बट्टी को पानी के अंदर जाते देखा है, पर वे भूल गए। पत्नी को पकड़े हुए पास एक ऊंची सूखी जगह पर वे आ गए। एक चारपाई इतनी जगह गोबर से लीपी थी। सफेद छूही मिट्टी की धूल से इधर उधर रंगोली डाली गई थी। जहां पत्नी का सिर था वहां स्वास्तिक था, जहां दोनों हाथ थे वहां चक्र था, जहां पैर थे वहां शंख बना था। कल्पना पत्नी के लेटने से छुप गया था। थोड़ी दूर पर एक मछली बनी थी। सन्नाटा था। शक्करखोर चिड़िया रघुवर प्रसाद की पीठ पर ऊपर नीचे फड़फड़ाते बैठ रही थी। पत्नी की दृष्टि सामने सुबह के सूर्य पर से फिसल गई। तब भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब उसने दोबारा आंख खोली तो दृष्टि से जल के सूर्य बुझकर चंद्रमा हो गया था और शाम हो गई थी। फिर रात हो गई। वे उठे तो ऐसे उठे जैसे दूसरे दिन की सुबह थी। शक्करखोर चिड़िया उड़ गई थी। पत्नी ने कहा, देर हो गई, मुझे कपड़े धोना है। साबुन तो तालाब में गिर गया। अरे, कहकर पत्नी तालाब की ओर दौड़ी। बाल्टी को उसने सीधा किया। रघुवर प्रसाद की कमीज बाहर निकलकर पत्थर पर पड़ी थी। वहीं किनारे साबुन की बट्टी थी, एकदम गीली हो गई थी। साबुन है, पत्नी ने कहा। पत्नी ने स्थिर पानी में देखा। उस पानी में अल्पना के स्वास्तिक, शंख, चक्र, मछली दिखी। छूही मिट्टी की धूल की रंगोली मछली तैर रही थी। उसी ने तैरते हुए साबुन की बट्टी को निकाला होगा। साबुन देखकर रघुवर प्रसाद आश्चर्यचकित हो गए थे। शायद एक बड़ी मछली ने खाने की चीज समझकर साबुन को पकड़ा होगा, फिर यहीं किनारे छोड़ दिया होगा। हाँ, रंगोली की मछली ने साबुन को निकाला होगा। अल्पना की मछली को मैंने जल में तैरते देखा है। अच्छा, रघुवर प्रसाद ने आश्चर्य से कहा। उन्होंने तालाब के जल को एकटक देखा। उन्हें अल्पना का बना हुआ कमल दिखा। मुझे कमल दिख रहा है, रघुवर प्रसाद ने कहा। मुझे भी दिख रहा है। पत्नी ढेर से खिले हुए कमल को देख रही थी। यह सचमुच का कमल नहीं है, रघुवर प्रसाद ने कहा। कौन सा कमल? पत्नी ने पूछा। यह कमल उस जगह गोबर से लीपी जगह पर बना था। मछली भी वही थी। हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। वे तालाब में घुसकर नहाने लगे। नहाने के पानी की हलचल में तालाब में खिले हुए कमल धीरे धीरे दोनों के चारों तरफ इकट्ठा हो गए और लगता था जैसे कि नहाने से सफेद कमल के फूलों की संख्या बढ़ रही हो और फूलों की बाढ़ उनके समीप आने लगी थी। इतने में बूढ़ी अम्मा चाय के 2 कप लेकर आई और गोबर से लीपी उस जगह पर लाकर धर दी जहां अल्पना मिट गई थी। उसने वहां से आवाज दी, बाहर आ जाओ, कमल में फंस जाओगे। दोनों बाहर आ गए। पत्नी ने बाल्टी से गिरी रघुवर प्रसाद की कमीज से अपने देह को पोंछा। रघुवर प्रसाद ने बाल्टी में रखी पत्नी की साड़ी से देह को पोंछा। टूटे कप को रघुवर प्रसाद ने लिया। चाय पीकर पत्नी कपड़े धोने लगी। रघुवर प्रसाद कप लेकर चले गए। फिर वे बच्चों संग गंगा इमली तोड़ने लगे। उसी दिन दोपहर को रघुवर प्रसाद ने खुशी से चिल्लाते बच्चों की आवाज सुनी। फिर उन्हें लगा कि बच्चे आपस में झगड़ भी रहे हैं। उन्हें खिड़की से झांका। 4 छोटी छोटी लड़कियां थी, एकदम गुड़िया। 2 लड़कियां ईंट से ईंट रगड़ कर ईंट का लाल चूरा बिछे अखबार पर इकट्ठा कर रही थी।
गुड़िया और दूसरी लड़की ईंट पर छुई मिट्टी का ढेला रगड़कर सफेद चूरा बना रही थी। रघुवर प्रसाद ने पूछा, ब में छोटे ऊ की मात्रा या ग में? रंगोली किसी ने बिगाड़ दी, गुड़िया ने कहा। कौन सी रंगोली? तालाब के किनारे वाली। मैंने नहीं बिगाड़ी। सोनसी, इधर आओ। क्या है? इनकी तालाब वाली रंगोली किसी ने बिगाड़ दी है, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैंने नहीं बिगाड़ी। मैंने भी नहीं बिगाड़ी, रघुवर प्रसाद ने फिर कहा। बूढ़ी अम्मा के आगे बंदर ने बिगाड़ी होगी, एक लड़की ने कहा, जो एक लाल रंग का फटा लहंगा और हरे रंग का पोलका पहनती थी। हाँ, उसने बिगाड़ी है, सुनसी ने कहा। मैं फिर बना लूंगी, गुड़िया ने कहा। हाँ, हम फिर बिगाड़ देंगे, धीरे से रघुवर प्रसाद ने पत्नी से कहा। पत्नी ने रघुवर प्रसाद से कहा, आज छुट्टी है, क्या हाथी की भी छुट्टी होगी? वह महाविद्यालय जाएगा? रघुवर प्रसाद ने सुना, खिड़की से उस तरफ हमारा हाथी कैसे जाएगा? उन्होंने कहा, जाएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? पत्नी ने कहा, खिड़की से हाथी नहीं जा सकेगा। हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने सुना, मन की खिड़की है, हाथी क्यों नहीं जाएगा? पत्नी ने कहा, मन की खिड़की और बड़ी होती तो ठीक था, मन का हाथी बड़ा है। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं चाहती थी कि वहां हाथी होता, तुम उस पर सवारी करते, आम पक जाएंगे तो मैं हाथी पर बैठ जाऊंगी, हाथी पर खड़े होकर आम आसानी से तोड़ सकेंगे। तुमको आम की पड़ी है? क्या हुआ, मुफ्त में आम मिल जाएंगे, हाथी भी पेट भर आम खा लेगा। एक ही तो आम का पेड़ है, बहुत से पेड़ होंगे, केले का जंगल होगा, दरवाजा खोल देंगे तो हाथी केले के जंगल को खिड़की की हवा से सूंघ लेगा और खिड़की से चला जाएगा। कैसे जा सकेगा? खिड़की की दीवार तोड़ के जा सकेगा? महावत से कहेंगे कि वह तहसील ऑफिस की तरफ से या बस स्टैंड की तरफ से हाथी को ले चले, रघुवर प्रसाद ने फिर कहा, पर पत्नी ने नहीं सुना। उसे लगा रघुवर प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। रघुवर प्रसाद हाथी का रास्ता देखते बैठे थे। महाविद्यालय जाने का समय हो रहा था, हाथी आया नहीं था। उन्होंने सड़क के दोनों तरफ देखा, हाथी दूर तक नहीं दिखा। शायद साधु बीमार हो या साधु हाथी पर बैठकर कहीं चला गया हो। अचानक नहीं गया होगा, अचानक नहीं गया तो बताकर जाना था। वे कमरे के अंदर गए और पत्नी से कहा, हाथी नहीं आया, अब मैं टेम्पो से जाऊंगा। टेम्पो से तो जल्दी पहुंच जाओगे, थोड़ा रुक जाओ। क्यों? कल जो कपड़े धोए थे वही सूखने के लिए झाड़ियों पर डाल दिए थे, लाना भूल गए, जाकर ले आओ। अरे, कोई लेकर तो नहीं जाएगा ना? वहां कौन उठाएगा? बंदर अपने पहनने के लिए मेरी कमीज और पैंट ले जाएंगे, उनके नाप का नहीं है, जाओ। पत्नी ने रघुवर प्रसाद को खिड़की की तरफ धक्का दिया। जूते उतारकर रघुवर प्रसाद कूदे और नंगे पैर दौड़ते गए। झाड़ियों में फंसे कपड़े सूख गए थे, हवा से इधर उधर हो गए थे। कपड़े समेटकर वे लौटे। बूढ़ी अम्मा बाहर चारपाई पर कपड़ा डाले बैठी चुआ रही थी। अच्छी धूप निकली थी। बूढ़ी अम्मा ने कपड़ा लेने आया है, चिल्लाते हुए रघुवर प्रसाद से कहा। बूढ़ी अम्मा ने सुना, बड़ी चुआ ने सोनसी को भी बुला लेती। यह वाक्य रघुवर प्रसाद कहना चाहते थे, पर दौड़ते हुए कहना भूल गए, जिसे बूढ़ी अम्मा ने सुन लिया था। रघुवर प्रसाद जब खिड़की से अंदर आए तो पत्नी ने रघुवर प्रसाद से कहा, हाथी आ गया है। अरे, रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने जल्दी से जूते पहने, रबर सोल के जूते थे, परंतु साधु ने पता नहीं क्यों जूता उतारकर हाथी पर बैठने को कहा। वे जल्दी जल्दी जूता उतारने लगे, मोजा पहने हुए थे। एक हाथ में जूता पकड़े हुए वे हाथी के पास गए। हाथी उनको देखकर बैठ गया था। हाथी पर चढ़कर उन्होंने साधु से पूछा, क्या मुझको देखकर हाथी बैठ गया था? नहीं, मैंने बैठाया था, साधु ने कहा। हाथी महाविद्यालय की तरफ जा रहा था। पत्नी को देखना वह भूल गए थे। पहले तो मैं जूते पहनकर बैठता था, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं टोकना भूल गया था। जूते पहनकर नहीं बैठना चाहिए, पर मेरे जूते में नाल नहीं है। साधु ने तब कुछ नहीं कहा।
थोड़ी देर बाद उसने कहा, हाथी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, हाथी का सम्मान करना चाहिए। तुम कुछ उदास लग रहे हो, रघुवर प्रसाद ने पूछा। हाँ, मुझे जाना है, इसलिए उदास हूँ। कितने दिनों के लिए जाओगे? कुछ दिन के लिए, इसके बाद मैं आ जाऊंगा। कहाँ जाओगे? घर जाऊंगा। घर में कौन है? सब हैं, पत्नी है। कब जाओगे? अचानक कभी भी, पर मैं लौट नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ लौटूंगा। खिड़की से आकाश दिखता था, इसलिए खिड़की से झांकते हुए बच्चे आकाश से झांकते हुए लगते थे। वे छोटे छोटे देवता की तरह खिड़की से कूदकर अंदर आना चाहते थे। ईंटों का चबूतरा ऊंचा नहीं था, बच्चे इतने बड़े भी नहीं हुए थे। पत्नी सूती लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी में खोंचा लग गया था। नीचे की चौखट का एक खिला थोड़ा उभरा हुआ था। खिड़की से कूदते समय साड़ी फट गई। साड़ी फट गई, रघुवर प्रसाद ने बताया। हाँ, आज सी लूंगी। रघुवर प्रसाद खिड़की के पास आए। उभरा हुआ खिला देखकर उन्होंने उस तरफ खड़े बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, क्या खिला ठोंकने के लिए एक पत्थर दोगे? हाँ, लड़के ने खुश होकर कहा। लड़का एक छोटा गोटा उठा रहा था। उसे नहीं, उसके पास जो गोल बड़ा पत्थर है उसे, रघुवर प्रसाद ने बताया। दोनों हाथ से पत्थर उठाकर लड़का खिड़की के पास आया। बाहर झुककर रघुवर प्रसाद ने लड़के के हाथ से पत्थर उठा लिया। जब रघुवर प्रसाद खीला ठोक रहे थे तब लड़का खिड़की से अलग हट गया था। उसी जगह रख देना जहां से उठाए थे। रघुवर प्रसाद ने लड़के को पत्थर दिया। उसी जगह लड़के ने पत्थर रख दिया। ठीक है, रघुवर प्रसाद ने कहा। ठीक है कि शाबाशी से लड़का खुश हो गया। बेमौसम की बरसात नहीं हुई थी, पर खिड़की से दूर तक पेड़ धुले हुए चमकीले हरे लग रहे थे। वातावरण नहाया हुआ लग रहा था। दरवाजा बंद था। दरवाजे के पास खड़े होकर लग रहा था कि दरवाजे के पास आंधी चल रही है। तेज हवा से वो हिल रहा था। क्या बाहर आंधी चल रही है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। पत्नी ने खिड़की की तरफ देखकर कहा, नहीं तो। खिड़की से आकाश साफ दिखता था। पेड़ धीरे धीरे हिलते डुलते दिख रहे थे। दरवाजा खोलकर देखता हूँ। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला तो दरवाजा झटके से खुल गया। जोर की हवा ने धक्का दिया था। जमीन पर रखा हुआ गिलास हवा से लुढ़क गया। दीवार में लगा कैलेंडर खिला समेत उखड़ गया। कमरे में धूल भर गई। इतना सब हुआ जबकि रघुवर प्रसाद ने तत्काल दरवाजा बंद कर दिया था। खिड़की बंद करने की किसी को याद नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी। खिड़की से धीरे धीरे अच्छी हवा आ रही थी। खिड़की से बाहर शांत था। कमरे के अंदर धूल से खिसकन बढ़ गई थी। पत्नी झाड़ू लगाने लगी। ढेर सी धूल कोने में झाड़ू से इकट्ठी हुई थी। थाली में गूंधा हुआ आटा था। गीले फरिया के टुकड़े से ढका था, इसलिए लगता था कि रेत धूल आटे में चिपकी नहीं होगी। फिर भी फरिया को झटकाकर पत्नी ने थाली पर रखा। थोड़ा आटा उंगली में लेकर उसने चखा। शायद आटा किरकिरा रहा था। अब? पत्नी ने पूछा। ऊपर का परत भर आटा निकाल कर रोटी बनाना, रघुवर प्रसाद ने कहा। जब लगा कि आंधी थम गई तब कमरे की धूल को बाहर झाड़ा गया। 3 दिन तक झटकारना पहुंचना चला, तब कमरे की हालत ठीक हुई। पत्नी कंघा करते करते थक गई थी। उसके बाल लंबे और घने थे। बाल सुलझ नहीं रहे थे। शादी से पहले उसकी माँ उसकी कंघी करती थी, अब उसे खुद करना पड़ रहा था। आधे घंटे से ज्यादा हो गया। लकड़ी का चौड़ा कंघा था। इतना बड़ा कंघा है? पत्नी ने कहा। लाओ मैं कंघा कर दूं, रघुवर प्रसाद ने कहा। तुमसे नहीं बनेगा। बन जाएगा। रघुवर प्रसाद पत्नी के पीछे बैठ गए। उन्होंने पत्नी के बालों को अपनी गोद में रख लिया। वे ऊपर से बालों को सुलझा रहे थे। धीरे धीरे कंघी कर रहे थे, तब भी बाल खींच आते थे। सोनसी बालों को सिर के पास हाथ से दबाए हुए थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लगता है, पत्नी ने कहा। रहने दो, तुम ही कंघी करो, रघुवर प्रसाद ने कहा। तुम तालाब में डुबकी लगाकर जैसे ही सर ऊपर निकाला करो तो बालों को पीछे झटकार लिया करो।
फिर समेटकर जूड़ा बना लिया करो, इनसे बाल उलझेंगे नहीं, रघुवर प्रसाद ने कहा। कौन बताया? किसी ने नहीं, पानी के अंदर बाल सुलझ कर तिरा जाते हैं। बहुत बाल टूट गए, कंघी से बाल निकालते हुए पत्नी ने कहा। बड़े फजर नहाने के लिए तालाब जाते समय पत्नी ने कहा, मैं 2-3 दिन बाल गीले नहीं करूंगी, चोटी नहीं खोलूंगी। वह कंघी करने से बचना चाहती थी। नहीं, तुम डुबकी लगाकर नहाना, बूढ़ी अम्मा कंघी कर देगी, उसके बंदर लीख जुआ भी देख देंगे, हंसते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। मेरे जुआ नहीं है, बंदर से मैं जुआ नहीं दिखवाऊंगी, बाल गीले नहीं करूंगी। जुआ बंदरिया से दिखवा लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। नहाने जाने के लिए रघुवर प्रसाद अंगोछा, चड्डी और साबुन की बट्टी लेकर खिड़की से कूदे। पत्नी रघुवर प्रसाद की धुली कमीज, अपनी धुली साड़ी और पोलका लेकर खिड़की से कूदी। अच्छी हवा चल रही थी। तुम बाल खोल लो, हवा में बाल उड़ेंगे। सुनकर सोनसी ने मुस्कुराते हुए चलते चलते अपने बाल खोलकर छितरा दिए। तेज हवा से बाल और छितराते हुए उड़ रहे थे। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं मैं बाल के उड़ने से उड़ ना जाऊं। पत्नी ने उड़ते हुए आंचल को खोस लिया था। आंचल क्यों खोस ली? ऐसे तो मैं उड़ जाऊंगी। कैसे उड़ोगी? रघुवर प्रसाद ने कहा। उड़ते हुए बाल और उड़ता हुआ आंचल पंख की तरह पत्नी को सचमुच उड़ा न ले जाएं, सोचकर रघुवर प्रसाद ने पत्नी का हाथ जोर से पकड़ लिया। हवा इतनी अच्छी और तेज चल रही थी कि धूल नहीं उड़ रही थी, परंतु कहीं गोबर से लीपी जगह पर 18 बिंदी डालकर चौका पूरा होगा। वह सुंदर मांगलिक आकृति हवा के द्वारा जस की तस उठा ली गई थी। वह आकृति पतंग की तरह उड़ रही थी और फिर भी छोटे छोटे आटे से पूरी गई आकृतियां इधर से उधर उड़ती दिखाई दी। हवा उनके स्वरूप को बिगाड़ नहीं रही थी। तभी रघुवर प्रसाद के हाथ से सोनसी का हाथ छूट गया। सोनसी दौड़ती हुई आगे निकल गई। रघुवर प्रसाद ने जैसे सोनसी के दौड़ने को ही पकड़ा हुआ दौड़ना छूटकर दौड़ गया था। दौड़ती हुई सोनसी के बाल हवा में तिरा गए थे, जिससे एक बारगी लगा कि क्या वह खड़े खड़े उड़ गई। रघुवर प्रसाद ने सुना कि सोनसी ने ओझल होने से पहले कहा है कि पीछे आओ। ओझल हो गई के पीछे पीछे ओझल होकर ही जाया जा सकता था। दूसरे का ओझल होना पता चल जाता था, खुद का ओझल होना खुद को पता नहीं चलता, दूसरे का पता चल जाता हो सकता है रघुवर प्रसाद भी ओझल हो गए हों। जिस दिशा में सोनसी गई थी उसी दिशा में रघुवर प्रसाद गए। हवा भी उसी दिशा में जा रही थी। इस समय सारी स्थापना उसी दिशा की थी और दोनों के इर्द गिर्द थी। रघुवर प्रसाद पेड़ों के बीच से जा रहे थे। वे सोनसी सोनसी की आवाज लगा रहे थे। आगे रघुवर प्रसाद को क्षण भर के लिए सोनसी दिखी। सोनसी की साड़ी लगता है हवा उड़ा ले गई थी, पर वह नग्न नहीं थी। हवा में उड़कर जाती हुई रंगोली ने उसे ढक लिया था। वह रंगोली की साड़ी पहनी हुई थी। हवा जब थम गई तो पेड़ों, फूलों, दूबों की गंध जो फैल गई थी वह आसपास सिमटने लगी। यह सिमटना इस तरह का था कि पेड़ों के पास फूलों की गंध सिमट गई हो, दूबी के पास पेड़ों की गंध थी। एक पेड़ के पास जो बरगद का था वहां तीज त्योहारों के दिन पूजा स्थल की सुगंध थी। उसी के पास एक पेड़ का तना एकदम काला चिकना था, वह शिवलिंग की तरह था। गोबर से लिपी पुतली जगह पर उस पेड़ के नीचे आंखें मूंदे सोनसी लेटी हुई थी। सोनसी ने जानबूझकर रघुवर प्रसाद का पास आना मालूम नहीं पड़ रहा था। सोनसी को जानबूझकर रघुवर प्रसाद का कुछ भी करना मालूम नहीं पड़ रहा था। सोनसी को ढाके हुए जो रंगोली का आवरण था वह गोबर से लिपी जगह पर पूर्व व्रत चौक पर पूरे हुए अंकित जैसा था। तभी सोनसी की बाईं बाह पर टाई टाई करता एक पक्षी आकर बैठा। देखो तो मेरे कंधे पर कौन सा पक्षी बैठा है? पत्नी ने पूछा। उसने अपने भूले अस्तित्व से उसकी आवाज आ रही थी। सोनसी के हिलने डुलने से पक्षी सरकता तो उसके पंजे के नाखून कंधे पर रगड़ते। हाँ, एक सुंदर गहरा तोता है। पहाड़ी करन, इसका कंठ फूट गया है। तोता गहरी सांस और फुसफुसाहट को याद कर लेगा। सोनसी ने गहरी सांस लेकर और फुसफुसा कर कहा,
मैं उसे बता दूंगा कि हम पति पत्नी हैं, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी ने देखा कि कहीं आटे से जो चौक पूरा गया था वह पतंग की तरह उड़ा रहा था। हवा में इसके स्वरूप को कुछ भी नहीं बिगाड़ा। फिर दूसरी ओर से चौक पूरा हुआ आकर साथ साथ उड़ गया। तालाब के किनारे पत्थर पर बैठी हुई सोनसी थी। रघुवर प्रसाद नहाने के लिए चिकनी मिट्टी का ठेला लकड़ी से खोद कर ले आए थे। तालाब से डुबकी लगाकर दोनों निकले और अपने अपने शरीर में और फिर एक दूसरे के शरीर में मिट्टी को मला। दोनों तालाब में पैर डालकर बैठे थे। गीली मिट्टी को लपेटे हुए वे मनुष्य जाति का आदिम जोड़ा लग रहे थे। जब मिट्टी सूखने लगी तो दोनों तालाब में कूद गए। एकदम सुबह का सूर्य बाईं तरफ तालाब में था। सूर्य के बाद तालाब में रघुवर प्रसाद थे, फिर सोनसी। सोनसी डुबकी से निकलते ही बालों को पीछे झटकारती तो एक अर्ध चक्र बनाती। बूंदे बालों से उड़ती तब रघुवर प्रसाद को उन बूंदों की तरफ इंद्रधनुष दिखाई देता। सोनसी के गीले बालों को झटकारने से क्षण भर को इंद्रधनुष बन जाता। बूढ़ी अम्मा चाय लिए हुए धीरे धीरे आ रही थी। बूढ़ी अम्मा के आगे आता हुआ एक बड़ा बंदर तालाब के किनारे के एक पेड़ पर चढ़ गया। सोनसी चलो, रघुवर प्रसाद ने बूढ़ी अम्मा को आते देखकर कहा। सोनसी आखिरी डुबकी लगाकर निकली और बालों को पीछे झटका कर समेटा, जूड़ा बनाया। अब बाल आसानी से सुलझ जाएंगे? सोनसी ने पूछा। हाँ, अब बाल आसानी से सुलझ जाएंगे, रघुवर प्रसाद ने कहा। चाय रखकर बूढ़ी अम्मा चली गई। एक दूसरे के उतरे कपड़ों से दोनों ने अपने अपने शरीर को पोंछा, फिर धुले कपड़े पहनकर चाय पी। दोनों जागे थे और सब कुछ नींद में झूम रहा था। तालाब नींद में तालाब था, आकाश नींद का आकाश था। बूढ़ी अम्मा सोनसी के लिए एक टोकनी में केसरवा कांदा और दूसरी में तेंदूफल बंदरों से बचाकर रखी थी। सोनसी ने आंचल में थोड़े से केसरवा कांदा और तेंदूफल को ठोंस लिया था। रास्ते भर दोनों केसरवा कांदा दांतों से छीलते खाते आए। कमरे की खिड़की के पास दोनों खड़े हो गए। दोनों छोटे छोटे बच्चों की तरह अपना कमरा झांकने लगे। कमरे में वे नहीं थे। मैं कहाँ हूँ? रघुवर प्रसाद ने कमरा झांकते हुए सोनसी से पूछा, जैसे कमरे से पूछा। तुम मेरे पास हो, कमरा झांकते हुए सोनसी ने कहा, जैसे कमरे से कहा। और मैं? खाली कमरा देखती हुई सोनसी ने आश्चर्य से कहा। तुम यहाँ मेरे पास हो, रघुवर प्रसाद ने कहा। इसके बाद दोनों कमरे में कूद गए। रघुवर प्रसाद, ओ रघुवर प्रसाद, कोई पुकार रहा था। लगता है विभागाध्यक्ष है, रघुवर प्रसाद ने सोनसी से कहा। उन्होंने दरवाजा खोला। विभागाध्यक्ष ही थे, बदहवास लग रहे थे। सुबह बिस्तर से उठते ही आ गए। विभागाध्यक्ष बिना किसी तरफ देखे खिड़की के पास गए और खिड़की से बाहर देखने लगे। उनका और कहीं ध्यान नहीं था। बैठिए सर, पानी पी लीजिए, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी में बिस्तर उठाकर पिता ने तहा दिया था। चारपाई पर केवल दरी बिछी थी। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने कहा। सोनसी ने गिलास में पानी लाकर रघुवर प्रसाद को पकड़ाया। लीजिए सर, रघुवर प्रसाद ने कहा। पानी पीते पीते भी विभाग अध्यक्ष खिड़की से बाहर देख रहे थे। रघुवर प्रसाद, मैं कहने आया था कि मैं अपने बच्चों को लेकर आता हूँ। हम लोग खिड़की से उस तरफ जाएंगे। जी सर, पर महाविद्यालय का समय हो रहा है। आज दशहरा की छुट्टी है। 15-20 मिनट में आता हूँ, या तो नहा धोकर आऊंगा। नहाने में देर हो जाएगी तो खिड़की से तालाब में नहा लूंगा। खिड़की के पेड़ों में आज के दिन नीलकंठ देख लेंगे। जी सर। विभाग अध्यक्ष जब चले गए तब रघुवर प्रसाद ने सोनसी से पूछा, जब नहाने गए तब तुमको नीलकंठ दिखा था? याद नहीं है, दिखा हो, तुमको दिखा था? नहीं, मुझे भी याद नहीं, शायद दिखा हो। हम दोनों को दिखा हो और हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। दिख तो गया, ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ? रघुवर प्रसाद ने फिर कहा। मालूम होना चाहिए कि हमने नीलकंठ देखा है। चलो नीलकंठ देखने चलें। कैसे जा सकते हैं? विभाग अध्यक्ष आने वाले हैं। क्या आज हाथी आएगा? पत्नी ने पूछा। यदि साधु को मालूम होगा कि छुट्टी का दिन है तो ना आए। हो सकता है साधु आज रावण भाटा चला जाए।
हाँ, हो सकता है राम सीता की झांकी हाथी पर निकले, उसी की तैयारी वह कर रहा हो। चलो अभी नीलकंठ देख लें, फिर शाम को झांकी दिखने चलेंगे। विभागाध्यक्ष आने वाले हैं, रघुवर प्रसाद ने फिर कहा। हाँ, विभागाध्यक्ष आने वाले हैं, पत्नी ने कुछ उदास होकर कहा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। देर तक दोनों कमरे में विभागाध्यक्ष का रास्ता देखते रहे। वो नहीं आए, हाथी नहीं आया। पत्नी थककर जमीन पर लेट गई। लगता है विभागाध्यक्ष को नीलकंठ दिख गया। चलो हम भी देखने चले। चलो, रघुवर प्रसाद ने कहा। सुनो, मेरे कंधे पर पक्षी तोता था या नीलकंठ? पत्नी ने खुशी से पूछा। तोता था, रघुवर प्रसाद ने भी खुशी से कहा। हो सकता है नीलकंठ हो, पत्नी ने बहुत धीरे से कहा। दोनों नीलकंठ देखने निकले। घर से 2 कदम निकलने के बाद पत्नी ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रघुवर प्रसाद ने पत्नी की हथेली को छुआ। गर्म थी। तुमको तो बुखार है। रहने दो, नहीं जाते, कमरे में रहेंगे। नीलकंठ को दिखना होगा तो वह खिड़की पर आकर बैठ जाएगा। नहीं, चलो, मुझे कुछ नहीं हुआ। देर तक तालाब में नहीं डूबे रहना चाहिए। हो सकता है हमने नीलकंठ देख लिया हो। तुमने देख लिया हो तो लौट चलते हैं। पक्का नहीं है। चलो रिक्शा में चलते हैं, म्युनिसिपल के अस्पताल चलेंगे, रास्ते में नीलकंठ दिख जाएगा। अब रघुवर प्रसाद और सोनसी को नीलकंठ दिखाया नहीं, जानिए अगले भाग में। तब तक अपने चैनल किताबों की महफिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।